हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस देखो यहाँ पे जो है हम आज जो है करने वाले हैं झारखंड टेट के लिए, ठीक है। स्पेशल यहाँ पे क्लास होगी हमारी जीके जीएस की और ये प्रैक्टिस 4 है, ओके। जिस फ्रेंड्स ने अभी तक जो है इसके झारखंड टेट भाई, ठीक है, झारखंड जो टेट है आप सबको पता है कि उसका एग्ज़ाम्स होगा, ओके। और भाई उसमें जो आपके पेपर फर्स्ट है ना, उसमें यहाँ पे जो है जीके और जीएस का पोर्शन है ना। तो हम जो है आपको बिल्कुल इसकी ऑल सारी तैयारी कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो बस अगर आपको कंटिन्यू, ठीक है, वीडियोस चाहिए ना, तो आप जो है सबसे पहले तो क्या करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जो रेड यहाँ पे आइकन है उसको ब्लैक कर देना, ओके। और उस पर जो है बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको कंटिन्यू यहाँ पे वीडियोस मिलते रहें। सो गाइस देखो ये क्वेश्चंस के साथ में आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम, ठीक है, आपको बताएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे आपको एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है भाई? क्या 12 है, 9 है, 7 है या फिर 6 है? बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आपके बेसिक है और भाई पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो खो खो जो होता है ना, ओके, इस तरीके से ये जो खेल है खेला जाता है। तो भाई प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअल में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, एक पारी में प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाव के लिए 7 मिनट मिलते हैं भाई। एक पारी में प्रत्येक टीम को, ओके, प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए 7 मिनट और बचाने के लिए भी 7 मिनट मिलते हैं। खो खो की जो शुरुआत थी वो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। अगर पूछे खो खो की शुरुआत कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र राज्य में हुई। और यह खेल जो है मराठी भाषी लोगों में बहुत ही लोकप्रिय रहा है। किसमें? जो मराठी भाषी लोग हैं ना, उनमें बहुत लोकप्रिय रहा है। एशियाई खो खो संघ पहली बार 1987 में कलकत्ता में आयोजित तीसरे दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों के समय अस्तित्व में आया था। अब ये जो खो खो है एशियाई खो खो संघ पहली बार, ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? कलकत्ता में। कब? 1987 में। और कौन से नंबर के? तीसरे दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों के समय अस्तित्व में ये आया था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स देते हैं, ओके। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? क्या अनुच्छेद 40 है, 53 है, 43 है या फिर 54 है? तो भाई भारतीय संविधान का वो कौन सा आर्टिकल से अनुच्छेद संघ है जिसमें कार्यपालिका शक्ति से क्या है वो संबंधित है? तो यहाँ पे बनेगा अनुच्छेद 53, ठीक है। अनुच्छेद जो आर्टिकल 53 है वो भारतीय संविधान का, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से रिलेटेड है, ओके। सो भाई यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आगे देखते हैं। एक्चुअल में अनुच्छेद 53 संघ की कार्य शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होगी और इस संविधान के अकॉर्डिंग अगर देखें उनके द्वारा या तो सीधे या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद की बात हुई है तो थोड़ा यहाँ पे अनुच्छेद के बारे में एक्स्ट्रा जान लेते हैं, ठीक है। देखो अनुच्छेद संख्या 1 यानी कि आर्टिकल नंबर 1 है ना, उसमें जो है संघ का नाम और क्षेत्र। अगर पूछे कि आर्टिकल जो 1 है ना, किसके बारे में यहाँ पे जो है बात करता है? संघ का नाम और क्षेत्र, ओके। राज्य वही, ठीक है, उनका नाम, क्षेत्र सब, ओके। अनुच्छेद संख्या अगर हम 3 की बात करते हैं, आर्टिकल 3 की बात करते हैं, तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं का नामों में परिवर्तन, ये आप जो है अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। आर्टिकल 13 के अगर तहत देखें तो मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। आर्टिकल 40 देखें तो कानून के समक्ष समानता। अगर पूछे कि कानून की समक्ष समानता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 60 देखें तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अस्पृश्यता का अंत ये एग्जाम में आया हुआ भी, ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल यहाँ पे अगर हम 19 की बात करें तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, भाई सबको बोलने की स्वतंत्रता है और भी संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ये आर्टिकल 19 में है। अगर आर्टिकल 21 की बात करें तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ओके। अगर यहीं पर हम ध्यान से देखना, अगर यहीं पर हम आर्टिकल 21A की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जो कि ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है टीचिंग लेवल में, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर टोटल 21 आर्टिकल में पूछे तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अगर आर्टिकल 21A में पूछे तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, ओके।
आर्टिकल 25 में पूछे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अगर आर्टिकल 30 की बात की जाए तो इसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है ना। अगर पूछा जाए आपसे कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल 30 के तहत है। ठीक है, चलो आर्टिकल 31C की बात करते हैं तो इसमें कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों का संरक्षण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल अगर 32 की बात करें तो रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय हैं। आर्टिकल अगर हम 38 की बात करें तो राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करेगा। आर्टिकल अगर 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बेहतरीन आर्टिकल्स थे जो कि आपको देख लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ओके, और भाई इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। चलो नेक्स्ट है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है। भाई जो आगा खान पैलेस है भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में। देखो ये है इस तरीके का। ओके, ये है आगा खान पैलेस। ओके, और ये भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में ये जो है स्थित है। आओ थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में आगा खान पैलेस का जो निर्माण है भारत के पुणे शहर में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा किया गया था। ओके, कब भाई, देखो पुणे शहर में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय के द्वारा किया गया था। और ये महल जो है निजारी इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता द्वारा दान का कार्य था, जो पुणे के पड़ोसी क्षेत्रों में गरीबों की मदद करना चाहते थे जो अकाल से बुरी तरह प्रभावित थे, उन्हें काम देकर। तो भाई देखो ये जो है आगा खान पैलेस ये है क्या, है ना। मैंने आपको बताया क्या है ये, तो भाई मैंने आपको बताया कि जो भी पड़ोसी क्षेत्र गरीब की ये जो है, ठीक है, गरीबों की मदद करते थे। और भाई जो भी अकाल से या फिर कोई प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी आया उससे अगर ये पीड़ित थे तो उनकी हेल्प करते थे, उन्हें काम देकर। ठीक है, यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष ब्लैंक को मनाया जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। तो क्या 31 मई को, 30 जून को, 30 जुलाई या फिर 30 मई को। अगर हम बात करते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तो ये प्रत्येक जो है यहाँ पे 31 मई को सेलिब्रेशन किया जाता है। तो भाई ये ऑप्शंस राइट होगा। आओ देखते हैं यहाँ पे। देखो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे 2024 की अगर बात करें तो दुनिया भर में हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। हिंदी में इस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के नाम से भी जानते हैं। सेहत के लिए तंबाकू के खतरे को जानते हुए भी दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। भाई सबको पता है कि तंबाकू खाने से, ठीक है, क्या हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो है सभी बंदे, ठीक है, भाई सभी तो कह नहीं सकते, लेकिन 90% जो यहाँ पे बंदे हैं वो तंबाकू का जो है सेवन करते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, इनमें से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये क्वेश्चन आपका जो है ओल्ड क्वेश्चन है। ओके, तो इनमें से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई, वो है पीवी सिंधु। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी सिंधु की इमेज। ओके, बिल्कुल मैं आपको 2024 का भी डाटा बताऊंगी, थोड़ा यहाँ पे आप पेशेंस रखिए। एक्चुअल में बैडमिंटन जो है कांस्य पदक मैच में पीवी सिंधु ने है बिग जियो को सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता और 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला, ठीक है, बन गई है। ओके, अब देखो 2024 के डाटे की बात करते हैं तो भाई मनु भाकर, है ना, मनु भाकर ओलंपिक में शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर ने 28 जुलाई को पेरिस 2024 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता। और इसी के साथ मनु ने ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर, ठीक है, इतिहास रच दिया। अगर पूछे कि शूटिंग पदक, देखो अगर पूछे कि ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो वो बनी है मनु। ठीक है, ये आपको 2024 का जो डाटा है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। क्या राजेंद्र प्रथम को, राजाराज प्रथम को, दंती दुर्ग को या फिर विजयालय को। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि किसे सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था,
सो भाई वो है यहाँ पे कौन, राजा राज प्रथम। ठीक है, कौन है, राजा राज प्रथम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी इमेज, ये है राजा राज प्रथम, जो कि ठीक है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माने जाते थे। आओ इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्चुअल में जो राजा राज चोल है वो ईस्वी 985 से 10,014 को सबसे महान चोल शासक माना जाता था और वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। कौन से भाई, दक्षिण भारत की बात हुई है, दक्षिण भारत के ये महानतम राजाओं में से एक माने जाते थे और महान राजा राज के रूप में भी इसको जाना जाता था। साथ ही साथ उनके शासनकाल के तहत चोल साम्राज्य में व्यापक वृद्धि हुई और शक्तिशाली साम्राज्य में ये बदल गया। ओके, चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान का ब्लैंक संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। क्या आर्टिकल 235 है, आर्टिकल 239 है, आर्टिकल 233 है, फिर आर्टिकल 234 है। तो अगर बात करते हैं भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन सा जो है आर्टिकल है, सो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 239। कौन सा है, अनुच्छेद 239 है। ठीक है, सो भाई यहाँ पे जो है बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। आओ चलो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअल में जो संघ राज्य क्षेत्र है उसका प्रशासन अगर बात करें तो एक संसद के द्वारा विधि, ठीक है, यहाँ पे वन में जो है 1 पॉइंट कहा गया है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा उस सीमा तक जैसा वह ठीक समझे एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे वह ऐसे पदनाम से नियुक्त करेगा जैसा वह विनिर्दिष्ट करें। ओके, ये इसका जो है मीनिंग होता है। चलो आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी भाई। यहाँ पे देखो, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक जो है कर दिया है। क्या केरल है, गुजरात है, राजस्थान है, तमिलनाडु। तो बात करें अगर भारत का पहला राज्य जो है यहाँ पे, ठीक है, जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है, वो है क्या, तमिलनाडु। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। ओके, एक्चुअल में तमिलनाडु भारत का पहला राज्य जिसने राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बना दिया है। चलो गाइज नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी कि हॉकी मैदान का जो आयाम है वो क्या है। अगर बात करें हॉकी मैदान के आयाम की, वो है भाई यहाँ पे देखो कितना, 91.4 गुने 55 मीटर। ठीक है, 1 यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये जो है राइट होगा। चलो ध्यान से नेक्स्ट, चलो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था। भाई कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले उसे जो है सदीर के नाम से जानते थे। तो क्या यहाँ पे भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, मणिपुरी। बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनेगा, जीके का पोर्शन है तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर बात करें कौन सा नृत्य जो कि मंदिरों को समर्पित है और पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, वो है कौन सा, भरतनाट्यम। कौन सा है, भरतनाट्यम है। ओके, देखो इस तरीके से होता है ये जो भरतनाट्यम नृत्य है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। एक्चुअल में जो भरतनाट्यम है ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु का एक नृत्य है। अगर पूछे कि जो भरतनाट्यम है ये किस राज्य में है, पहला क्वेश्चन बनेगा तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में है और यह मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले सदीर या दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता था। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था। क्या 2002 में, 1 में, 3 में, फिर 2000 में। बताइए भाई। बात करिए सर्व शिक्षा अभियान की कि किस वर्ष जो है शुरू किया गया था, तो राइट आंसर बनेगा 2001 में। क्या होगा भाई, 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान है वो शुरू किया गया था। ओके, जैसा कहते हैं ना कि सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े। आपने देखा होगा जो आपके प्राइमरी स्कूल से, ठीक है, वहाँ पे सबसे जो है यहाँ पे फर्स्ट में ही फ्रंट में ही ये लगा होता है कि सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, बिल्कुल यही वाला सिंबल होता है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने की थी और इसका उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ओके, बेहतरीन, हर एक पॉइंट इसमें बेहतरीन है। कब भाई इसकी स्टार्टिंग हुई, 2001 में, है ना भाई।
कौन से प्राइम मिनिस्टर ने की? अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्या इसका उद्देश्य था? भाई 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, चलो नेक्स्ट, RTE एक्ट की अगर बात करें 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? क्या आर्टिकल 21 है, 22 है, 20 है, फिर 23 है? अगर बात की जाए यहाँ पे देखो RTE एक्ट 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है, तो वो है अनुच्छेद 21। ठीक है, कौन सा है? आर्टिकल 21 है। सो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में सभी सरकारी सहायता प्राप्त और विशेष श्रेणी के स्कूलों को जो है RTE एक्ट के अनुच्छेद 21 के अनुसार अगर बात की जाए तो स्कूल प्रबंधन समिति का जो है गठन करना होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP, ठीक है, ब्लैंक द्वारा शुरू किया गया था। भाई किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे जो है अगर बात करें किसके द्वारा शुरू किया गया था, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP, ये जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। ओके, और बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जा सकते हैं आपके। ओके, चलो नेक्स्ट, अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? तो बिल्कुल भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज किसकी, तो बिल्कुल ऑब्वियसली यहाँ पे यही राइट आंसर होगा। क्या? महात्मा गांधी जी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की जो योजना है वो महात्मा गांधी जी ने रखी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पे देखो इसके बारे में थोड़ा, एक्चुअल में वर्धा की बुनियादी शिक्षा योजना 1937 में महात्मा गांधी की सोच पर देखिए शुरू की गई थी। अगर पूछे कि वर्धा जो यहाँ पे वर्धा की बुनियादी शिक्षा योजना है कब शुरू हुई? 1937 में। किसने की? महात्मा गांधी ने। और इसे नई तालीम, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता था। और नई शिक्षा योजना के विचारों पर चर्चा करने के लिए वर्धा में भारत शिक्षा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल से सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? जो नहीं है ना वो बताना है। तो भाई वो कौन सा भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है वो सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? और वो है आर्टिकल 48। कौन सा है? आर्टिकल 48 है। ओके, देखो आर्टिकल 48 की अगर बात करें यहाँ पे देखो आर्टिकल अगर 48 की बात करें तो भारतीय संविधान की राज्य नीति की निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का भी क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक है, चलो सो गाइज यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट MCQs थे। देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस थे। और बस आप ये बताइए कि आपको जो सेशन है यहाँ पे कैसा लगा। ओके, स्पेशल ये जो है झारखंड टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें कि आपका एक GK का और एक GS का यहाँ पे पोर्शन रहता है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो है क्लासेस अच्छी लगी है, स्पेशल झारखंड टेट एग्जाम 2024 पेपर फर्स्ट के लिए जो कि GK GS की यहाँ पे क्लासेस ठीक है हो रही है, कंटिन्यू होगी। सो बिल्कुल सभी फ्रेंड्स जो है अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसके ठीक है वीडियोस चाहिए। ओके, सो चलो गाइज अब हम जो है यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और भाई तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।